तो युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने जो मैसेजिंग की है आज लाल किले की प्राचीर से, उस पर एनालिसिस का वक्त है। क्या सोच रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट, क्या सोच रहे हैं डिफेंस के एक्सपर्ट? विजय जी, बातें मंच से बहुत हुई हैं, लेकिन सवाल फिर वही है जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी ये युवा होगा, जो हमारी आज की योजनाएं हैं, अगर उनका इंपैक्ट जो आज से लेकर आने वाले वर्ष, जो कि 2047 तक की जो समय अवधि है, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग, और लाभार्थी ये वही शब्द है जिसके लिए हम अक्सर मोदी सरकार में जो वर्ग डेवलप हुआ है बेनिफिशियरी स्कीम्स के जरिए, तो उसमें वो युवा को भी शामिल कर रहे हैं। युवा अलग नहीं है उससे। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। प्रधानमंत्री जी जो लाभार्थी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि उसी युवा जो है आज की जो पीढ़ी है वो उसका विकसित भारत का लाभार्थी होगा, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के साथ विकसित भारत हो सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो एआई स्किल की बात की, 1 लाख करोड़ की बात की, कि उनको जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, उनको देखिए, प्रधानमंत्री जी जब से ये सरकार बनी है तब से युवाओं पर काम कर रहे हैं। इसको यूँ देखना चाहिए, चाहे वो कौशल विकास का मामला हो, मेक इन इंडिया का मामला हो, स्किल डेवलपमेंट पर काम हो, लेकिन एजुकेशन लेवल पर हम बहुत कमज़ोर चल रहे हैं। और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी चलते हैं बुलेट ट्रेन पर और सरकार चल रही है मीटर गेज पे। तो वो जो इम्बैलेंस है उससे वो हमारा अचीव नहीं हो रहा। लक्ष्य आप बढ़ाते जाएं, उसको अचीव कितना कर पा रहे हैं, क्या स्किल डेवलपमेंट पे। अभी तक तो हालत ये है कि 12 साल में एक फुल्ली स्किल डेवलप मिनिस्टर नहीं मिला सरकार को, बार बार बदलना पड़ा, बार बार लक्ष्य को बदलना पड़ा है। तो एजुकेशन और कंसिस्टेंसी पर जब तक नहीं जाएंगे, और मुझे क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस शिद्दत के साथ जिस बात पर काम करते हैं उस पे उस सरकार में बैठे हुए लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे। नहीं, लेकिन जो ग्लोबल सिनेरियोज जो गिनाए उन्होंने, जो ग्लोबल सिनेरियोज बताए कि कोविड का वक्त आया, उस समय में जिस तरह से परिस्थितियां गई, उसके बावजूद भारत का जो परफॉर्मेंस रहा, उसके बावजूद युद्ध की परिस्थितियों में भारत सिस्टम की वजह से रहा, जो सरकार का सपोर्ट सिस्टम है। जैसे कोविड में भी हुआ, हम ये मानते हैं कि कोविड में इकोनॉमी नहीं गई, तो उसकी वजह एक सपोर्ट सिस्टम रहा कि भारत सरकार ने उन सब चीज़ों पर काम किया। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में छोटे लोग थे, मजदूर लोग थे, कोविड में हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम किया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम उस सपोर्ट सिस्टम से निकले। बिल्कुल, कोई भी मुल्क विकसित तब होता है जब आप उस सपोर्ट सिस्टम से निकले। ये लाभार्थी की योजनाओं में रहेंगे, कभी ओबीसी रहेंगे, कभी महिलाएं रहेंगी, कभी किसान रहेंगे, कभी नौजवान रहेंगे। क्यों हम लाभार्थी की श्रेणी में निकले? लाभार्थी से विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए उसमें हिस्सेदारी निभाए ना। और बात कही उन्होंने, कहा कि जो फॉर्च्यून 500 हैं उनमें कम से कम भारत की 50 कंपनियां होनी चाहिए। जब हम आगे का समय देखते हैं, तो जब हम फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां देखते हैं, तो हम भारत को एक स्किल्ड और टेक्निकली एडवांस्ड देश के रूप में देख रहे हैं, जहां पर हमारी तो हम 500 फॉर्चून कंपनी, एक लाइन में बोल देता हूँ सर, 500 कंपनीज में, फॉर्चून कंपनीज में होने के लिए सबसे पहले जरूरी हो कि दुनिया की 100 यूनिवर्सिटीज में 10 में हम हों। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तो फॉर्चून कंपनी में कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल। जी, देखिए, जो सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही वो सब सलाखों पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, लेकिन देखिए यहाँ आइदर और वाली बात नहीं है। आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं, एआई में बहुत ज़्यादा अपनी धाक जमा सकते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, एआई का इस समय एक तरीके का प्रकोप है, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और जो ट्रांजिशन पीरियड है, जब तक हम 1 करोड़ लोग एआई के लिए प्रोफेशन तैयार करेंगे और उनकी जगह उनको रिप्लेस करेंगे, उस समय की जो चुनौतियाँ हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए देखिए, यही विरोधाभास सामने नजर आता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री बहुत शिद्दत से और बहुत ताकत लगा करके युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ युवाओं में ही बेचैनी है। तो इसको जो है एक पॉलिटिकल वो होगा। जो 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं वो हमारी एक उपलब्धि है, लेकिन वो हमारे लिए एक चुनौती भी है कि क्यों इन 80 करोड़ लोगों को हम रोजगार से क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, इस बार की स्पीच पर सबकी निगाहें थी कि प्रधानमंत्री युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे। बीते कुछ वक्त में जो परिस्थितियां देश में खड़ी हुई उन सब के बीच क्या एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी? किस तरह से प्रधानमंत्री का भाषण रिसीव किया गया है? क्या ओवरऑल इस पर रिस्पॉन्स आ रहा है? आपके पास क्या रिस्पॉन्स पहुंच रहा है? जी मीनाक्षी, जो अपेक्षाएं थी पीएम मोदी ने बिल्कुल वैसा ही किया। ये लग रहा था कि युवा पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए, जेन ज़ी के लिए पीएम मोदी के कुछ बड़े संदेश होंगे लाल किले के प्राचीर से, और कुछ वैसा ही हुआ है जब वो कहते हैं कि 1 करोड़ युवाओं को अगले 1 साल में एआई स्किल
के लिए ट्रेन किया जाएगा, तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, एक बड़ा अनाउंसमेंट है पीएम मोदी की ओर से। साथ ही जो वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में सभी छात्रों को देने की बात होगी, ये भी एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि आश्वासन है पीएम मोदी की ओर से, क्योंकि चिंता युवाओं की ये रहती है कि उनको जो कोचिंग है उसके लिए लाखों रुपए खर्च उनके माता पिताओं को करने पड़ते हैं, तो ये ऑनलाइन कोचिंग का भी उन्होंने जिक्र किया है। सिविल डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात पीएम मोदी ने कही है। तो ये सारी बातें अपने आप में बताती है कि जो युवा पीढ़ी है वो आज जो सोच रही है, उनकी चिंताएं पीएम मोदी के जहन में हैं, और यही कारण है कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इन सब बातों को एड्रेस करने का अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो दिमागी नक्सली हैं इनसे हमें बच करके रहना है, सतर्क रहना है, इनका खात्मा होना भी बहुत जरूरी है। जंगलों से तो नक्सली खत्म हो गए, लेकिन जो दिमागी नक्सली इनको भी खत्म करना जरूरी है। तो ये जो पिछले कुछ महीनों में डेवलपमेंट हुए हैं देश में अलग अलग जगहों पर, उससे बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक सुरक्षा को लेकर के चिंता बनी है, और ये बात भी पीएम मोदी के जहन में रही है। साथ ही सप्त धारा का उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए 7 अलग अलग क्षेत्रों पे भारत को जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ वो अगले 5 से 7 साल में करना है। ये दिखाता है कि रिफॉर्म को लेकर भी पीएम मोदी काफी गंभीर हैं। जो वो कहते हैं कि फॉर्च्यून 500 में भारत की कंपनियां आनी चाहिए, अभी केवल 10 हैं, उनमें से भी अधिकांश जो है सरकारी कंपनियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि निजी क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं पीएम मोदी देख रहे हैं। न्यूक्लियर पावर का उन्होंने खासतौर से जिक्र किया है कि 100 गीगावाट का लक्ष्य भारत ने रखा है, और भारत उस दिशा में आगे से अखिलेश जी एक बात जरा और बताइएगा। अखिलेश जी एक बात और बताइएगा, भाषण को भी आगे भी और डिकोड हम करेंगे। हमारे यहाँ स्टूडियो में जो गेस्ट अभी बैठे हैं उन्होंने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि ऑपोजिशन के नेता नहीं दिखाई दिए, नहीं दिखाई दी। लगातार दूसरी बार है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो लाल किले के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे। ये बताया गया था कि पिछले साल जब बात हुई थी तो राहुल गांधी को पीछे की सीट दे दी गई थी। इसी का विरोध करते हुए उन्होंने इस समारोह में हिस्सा न लेने का फैसला किया था। तब भी इस बात को लेकर के बीजेपी ने प्रश्न उठाए थे कि आगे बैठना पीछे बैठना ये सब जो है ये तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसके हिसाब से तय होता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस कारण नहीं जाना कार्यक्रम बहुत बड़ी बात। कार्यक्रम बड़ा है, देश के स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, और जैसा आप कह रहे हैं कि उसके अंदर एक तस्वीर, एक झलक नजर आना ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ी बात और बता देते अपने दर्शकों को, क्योंकि भाषण के कई हिस्से थे। तो आज उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जो कहा, देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग रह रहे हैं, दिमागी नक्सलियों को पहचानना बहुत जरूरी है, दिमागी नक्सली जो साजिश कर रहे हैं, सुरक्षित भारत बनाना सबकी जिम्मेदारी है, सीमा के बाहर सीमा के अंदर दोनों जगह सुरक्षा जरूरी है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज तो जब दिमागी रूप से नक्सली जो लोग हैं, अब मेजर जनरल सिन्हा ये आपसे पूछूंगी, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस संदर्भ में, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सुचारिता, पहले हम नक्सल को डिफाइन करते थे, रेड, जिसको रेड टेरर कहते हैं, दो, उसमें उन्होंने हथियारी नक्सल कहा है और दूसरा दिमागी। तो हम अर्बन कहते थे, रूरल नक्सल एंड अर्बन, ये था डिबेट। अभी इसका
पूरा चेंज हो चुका है जो उन्होंने अभी बताया। देखिए, ये आप मान के चलिए, नक्सलिज्म को यदि आप देखिएगा, इसके ऊपर मैंने थीसिस लिखा है, हाँ, कि कैसे रेड कॉरिडोर आया, कैसे इसकी हुई और कहाँ से। ये बाहर से आपके ऊपर अटैक था, ये अंदर की नहीं है। अंदर में लोगों का यूज हुआ। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन है, इंटरनल डायमेंशन है। इंटरनल डायमेंशंस में जिन्होंने हथियार उठा लिया, और ये चारू मजुमदार से यदि आप सुनेंगे और इसका लिंकेजेस चाइना से लेकर के नेपाल होता हुआ आपके किस तरह पूरी धरती को रेड कॉरिडोर उन्होंने बना दिया था। अभी जो दिमागी नक्सल की बात करते हैं, तो उस समय अर्बन नक्सल की बात होते थे, वो सारे दिल्ली में थे। ल्यूटेंस जो एक कॉरिडोर था, ल्यूटेंस दिल्ली थी, वहाँ बैठते थे वो, क्योंकि इसकी जो पूरी फंडिंग सोच, ये जो सोच है, ये लेफ्टिस्ट सोच है, ये माओवाइज्म है ना। माओ जो चाइना का था, तो वहाँ से जो एक कॉन्सेप्ट आया था, और वो कह रहे हैं वो आज भी है, और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर थीसिस लिखा है। और ये आपके मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो अदरवाइज मैं कंट्रोवर्सी में आ जाऊँगा। हमारे जो यहाँ पर शिक्षा का केंद्र होता है, वहाँ से भी ये जन्मते हैं, और आपने देखा होगा उस तरह की देश के 100 टुकड़े होंगे, जो ये आवाज़ें उठती थी ना, इंशाअल्लाह हम आज़ादी लेकर आए। तो ये एक बहुत बड़ा ये इंटरनल, बाहर से यदि कोई खतरा है तो हम तो देख लेंगे, हमारी सेनाएं इसके लिए, और दिन रात हम काम कर रहे हैं, दिन रात अपने को मॉडिफाई थिएटराइजेशन कर रहे हैं हम रक्षा। मगर जो जहाँ पर जो सोच बदल, और इसमें ये मानिए ना मानिए, यदि 2000 जो नोटेड ये आप कहते हैं क्रिमिनल हैं, यदि इस जो दिल्ली के अंदर में हुआ, यदि वो दिखाई देते हैं, वो फेस रिकॉग्निशन है ना, एआई ने किया है, फेस से आप पहचान जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी क्रेडेंशियल क्या है, वो आइडेंटिफाई हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन है, यदि उसको इंगित कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, छिछले लेवल पर जब डिबेट होती है, राशिद साहब, ये जो बात कह रहे हैं मेजर जनरल सिन्हा, क्या अराजकता, हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों से सावधान रहना होगा, प्रधानमंत्री ने आज कहा। आप इसे जोड़कर देखेंगे जिस संदर्भ में मेजर जनरल सिन्हा बात कर रहे हैं? जी देखिए, इसके बारे में थोड़ा हमें समझना होगा कि हमारे देश में विभिन्न तरह की विचारधाराएं हैं, और उसमें वाम विचारधारा भी है, जिसमें लोग मुख्यमंत्री बने हैं, संविधान की शपथ लिए, तो संविधान को मानना होता है। जो हमारे देश का वी आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, तो संविधान को मानना होगा, रूल ऑफ लॉ को मानना होगा। उसकी बाउंड्रीज में, उसके भीतर कोई भी विचारधारा हो वो पनप सकती है। हमारा देश कोई एक विचारधारा का देश नहीं है। लेकिन कोई अराजकता की बात करता है, कोई कानून की बात करता है। अब ये कहते हैं कि दिमागी तौर पे, अब आप उसको, मेरा आपसे प्रश्न है, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नहीं, लेकिन पीएम ने तो कहा ना कि सरकार में भी लोग थे जो इस विचारधारा के, मैं उसकी व्याख्या कर देता हूं मीनाक्षी। वो शायद वो जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, उसकी तरफ इशारा है, जो यूपीए की सरकार में था। अब ये एक राजनीतिक टिप्पणी है, क्योंकि क्या वो कोई गैरकानूनी काम कर रहे थे? और अगर गैरकानूनी काम कर रहे थे तो पिछले 12 साल में उन पर क्या कार्रवाई हुई? अगर कोई काम जो था देश के हित में नहीं हुआ था पिछले यूपीए की सरकार में, और जिसकी बात बता रहे हैं कि वो सरकार में महत्वपूर्ण पद पे थे, तो इस पूरा होता है। और जनरल सिन्हा सरकार में एक रिएक्शन अखिलेश जी से भी लेते हैं। देखिए, दो चीजें आप देखिए, आपको पता पुरलिया में आर्म ड्रॉपिंग हुआ था, और अमेरिकन एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे, आर्म ड्रॉपिंग हुआ था, उसकी उस समय भी व्याख्या हुई थी कि कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। दूसरा, जो फॉरेन फंडिंग है, जिसके ऊपर बिल भी आना था, शायद नहीं आया है, और फॉरेन फंडिंग तो हम सब जानते हैं, और मैं भी जानता हूं, शायद उसके ऊपर मैंने भी काम किया है, कहां से कैसे आता है। जब आप डीप स्टेट की बात करते हैं, तो वो इन चीज़ों को, इस बात को नहीं कर रहे हैं। डीप स्टेट इज फंक्शनिंग इन इंडिया, ये तो हो रहा है, ठीक है। और इसको यदि आप इसको छोड़ देंगे, और आज की जो सत्ता है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, यदि लोगों को ना बताएं तो ये गलती होगी। सर, प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है उसको, वो बहुत केयरफुली स्क्रिप्टेड भाषण होता है। अब मैं इसको, मतलब इसकी तैयारी, क्यों प्रधानमंत्री उस मंच से क्या कहेंगे, क्योंकि वो मैसेजिंग और वो संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिलेश जी, जब उन्होंने ये कहा कि दिमागी रूप से जो नक्सली हैं उनसे सावधान रहना है, जब उन्होंने कहा कि अराजकता और हिंसा फैलाने वाली जो मंशा रखते हैं लोग, इनको पहचानिए, तो ये बड़ा क्लियर है कि इस मंच से वो ये मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज किन किन जगहों पर जाना है, ये जरा बताइए। देखिए, मैसेज आएगा कि जहां पर भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक, उसके लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसमें जो रोड़े अटकाते हैं लोग पर्यावरण के नाम पर, दूसरे चीजों के नाम पर, उनकी पहचान करनी होगी। उनकी जो बातें हैं
उनको समझना तो होगा ही, लेकिन उसके पीछे जो मंशा है उसको भी आपको एड्रेस करना होगा। उदाहरण के लिए अभी केन बेतवा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको लिंक करना है। वहां पर आपने देखा कि आंदोलन हुआ, तो वो भी एक चिंता की बात है कि आखिर वो आंदोलन हो क्यों रहा है, कौन लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सारे मुद्दे जो उनको हल कर लिया गया है। जो बात राशिद जी कह रहे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं नाम ले सकता हूँ, डॉक्टर विनायक सेन की बात हो रही थी कि जो एडवाइजरी काउंसिल से जुड़े हुए थे और जिस तरह से बाद में उनको सजा भी हुई, बाद में उनको मुकदमा भी चला, वो सब भी घटनाक्रम देश ने देखा था। तो ये सारी बातें जो दिखाती कि जो दिमागी नक्सली की बात पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से की है, उनका इशारा कहाँ पर है। अगर आपको विकसित देश बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में रोड़े अटकाने वाले लोग, इनकी आपको पहचान करनी होगी। वो चाहे पर्यावरण के नाम पर हो, चाहे विस्थापन के नाम पर हो, चाहे पुनर्स्थापन के नाम पर हो, इन सब इश्यूज को आपको एड्रेस करना होगा। और जिस तरह के पिछले 2-3 महीने में घटनाक्रम देश ने देखे हैं, चाहे जंतर मंतर पर हो या अन्य जगह पर हो, वहां पर अगर इस तरह के एलिमेंट्स एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो ये भी चिंता की बात है, सोचने की। ठीक है विजय जी, इस पर एक रिएक्शन आपका भी लूंगी। देखिए, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, जो युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं उनको पहचानना होगा, और इसमें एक बात और साफ है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग वैसे थे, हमें साथ में लेकर चलना है, युवा शक्ति हमारा आधार है और 2047 का सबसे बड़ा लाभार्थी युवा है। तो जब वो ये बात कह रहे हैं तो उसमें से वो ऑड वन आउट को करने की बात कह रहे हैं, और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो इसको यूँ भी समझना चाहिए कि अभी इस सरकार ने, खासतौर से जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 30 मार्च 2026 को रूरल नक्सल जो सर कह रहे हैं उसको ख़त्म कर दिया हमने। तो एक जो हिस्सा था नक्सलिज्म का, रूरल नक्सलिज्म, जो जिसको रेड कॉरिडोर हम कह रहे थे, उसको ख़त्म किया सरकार ने। लेकिन एक जो दूसरी लड़ाई है जिसे अर्बन नक्सलिज्म कहा जाता है, उस लड़ाई की बात, मतलब वो एक थॉट प्रोसेस में जो लोग एक्सट्रीम पर हैं, इसको ऐसे समझना चाहिए कि जो लोग एक्सट्रीम पर किसी भी इशू पर, जिसे मौजूदा जो सिस्टम है वो एंटी गवर्नमेंट मानता है या एंटी नेशनल भी मानता है, उसको ऑड वन आउट करना या उसको कैसे पहचानना है पहले और उसको कैसे अलग किया जा सकता है, ये बड़ी बात है। और उसी पर मेरे ख्याल से उनका फोकस है, क्योंकि वो एक मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि भाई हमने उस नक्सलिज्म जो ज़मीन पर था, जो गांव में था, उसे तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो दिमाग में है उस नक्सलिज्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे काम करें। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था, मैं इस पर भी बार बार चर्चा करता हूँ कि ये बात पॉलिटिकल सर्कल में तो हमेशा होती है अर्बन नक्सलिज्म, लेकिन भारत सरकार से 3 बार संसद में पूछा गया, तो अभी तो अर्बन नक्सलिज्म को भारत सरकार ने डिफाइन ही नहीं किया। भारत सरकार की तरफ से संसद को तो हम ऑफिशियल आंकड़ा मानेंगे ना, तो संसद में सरकार ने कहा कि कोई इस तरह का अर्बन नक्सल नहीं है। ठीक है, अब तो दोनों बातें अलग अलग तरीके से, लेकिन वो एक थॉट प्रोसेस पर बात कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस पर बात कर रहे हैं। संसद के अंदर जो महिला आरक्षण बिल की बात है वो एक हकीकत है, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही है, तो वो भी जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इसके लिए एक तरह का समर्थन मांगा है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की है कि महिला आरक्षण लागू करने में हमारा साथ दें, महिला सम्मान के लिए विपक्ष आगे आए। तो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से इस बात को रखा है, फिर से महिला आरक्षण की बात कही है और राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा। आपको सुनवाते हैं क्या कहा। आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
तो महिला सम्मान में आगे आइए, माताओं बहनों को हक दीजिए, और विपक्ष को सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कटघरे में भी खड़ा किया, क्योंकि हम लाना चाहते थे, संसद में पास करवाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने साथ नहीं दिया। और इस बार मॉनसून सत्र जितना आक्रामक रहा, जिसमें ऑपोजिशन ने सरकार की घेरेबंदी की, क्योंकि तैयारी तो इस समय भी थी कि सरकार बड़े बिल लेकर आएगी, उन्हें पास कराने की कोशिश करेगी, लेकिन जो परिस्थितियां रहीं उनके इर्द गिर्द ये हो नहीं पाया। लेकिन अखिलेश जी, हम ये देखते हैं कि जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में विपक्ष मौजूद ही नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां से भी प्रधानमंत्री ये मैसेजिंग करते हैं कि महिलाओं को हक देने में विपक्ष पिछड़ गया। तो क्या ये संदेश अब राजनीतिक बयानबाजी का एक और अखाड़ा खोल देगा? बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी। और दूसरी बात ये भी है कि आपको ये देखना होगा कि सरकार के पास एक मौका था मानसून सत्र में इस संशोधन विधेयक को पारित कराने का, लेकिन सरकार ये बिल लेकर नहीं आई। सरकार के पास नंबर्स भी हो गए, ऐसा सरकार के रणनीतिकारों का दावा है, लेकिन जो माहौल था सदन में, जिस तरह की बिटरनेस थी, कड़वाहट थी, उसको देखते हुए ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल लाया जा सके। इसलिए सरकार ने योजना बनाई है कि जल्दी ही शीतकालीन सत्र से पहले एक विशेष सत्र बुला करके इसको पारित कराया जाए। इसी आलोक में आपको ये देखना होगा कि पीएम मोदी की अपील है सभी राजनीतिक दलों से कि वो आगे आए और इसका समर्थन करें। आपने देखा होगा कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जब वो पीएम से मिले तो उसके अगले दिन ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी, क्योंकि अपने आप एक बड़ा संदेश है कि जो दल पिछली बार विरोध करे थे अप्रैल में, अब वो इसके लिए अपना समर्थन करने का मन बना रहे हैं। अगर 2029 में इसको आपको लागू करना है तो आपको इसको परिसीमन से डीलिंग करना होगा, और शायद यही सरकार की योजना है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी इससे भाग चुकी है और इसीलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। बिल्कुल, महिला आरक्षण का ये मुद्दा सरकार बार बार उठा रही है कि इसे लागू करने में जो दिक्कत हो रही है, और सीधे सीधे उसको विपक्ष को उसके लिए कटघरे में खड़ा कर रही है। तो ये जो आज संदेश उन्होंने लाल किले से भी एक बार फिर से दिया और अपील के जरिए दिया, एक और महत्वपूर्ण संदेश जो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से दिया, उन्होंने फिर से वोकल फॉर लोकल की बात कही है। उन्होंने फिर से कहा कि भारत में निर्मित सामान किस तरह प्राथमिकता होनी चाहिए, उसे लेकर क्या कहा है, जरा वो भी जल्दी से सुन लेते हैं। बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है, और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री जब सप्तधारा का जिक्र करते हैं तो उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात भी उतनी प्रमुखता से आती है, और आज तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उन्होंने जिक्र किया। फूड प्रोसेसिंग के जरिए किसानों के मुद्दे को वो इस पूरी धारा के केंद्र में लेकर आए। लेकिन रशीद जी, आप महिला आरक्षण बिल को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे, मैं चाहूंगी उसको हम यहाँ जी। पर मीनाक्षी, देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया और तमाम राजनीतिक दलों ने उसका समर्थन किया था। उस समय जो सरकार जो बिल लाई थी उसमें मंशा ये थी कि जो 543 लोगों का जो हमारा लोकसभा का सदन है उसमें से 1/3 जो है वो 33% रिजर्वेशन होगा, वो नहीं हुआ। अब सरकार ने एक तरीके से गोल पोस्ट बदला और तमाम बातें कर रहे हैं, जिसको डिलिमिटेशन से लिंक किया गया और जिसको ये कहा गया कि वो जो परिसीमन के लिए जो सेंसस होती है वो भी 2011 की मानी जाए। तो ये तमाम उसमें पेचीदगियां पैदा की गई है। तो इस तरीके से केवल विपक्ष को दोष मरना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, ये राजनीतिक लेकिन सर मैंडेट किसके पास, फिर बात मैंडेट पर भी तो आएगी ना। बिल लाए थे, देखिए वो बिल लाए थे गेम है जी, उस पर भी तो बात आएगी अप्रैल में। जी हाँ, तो मीनाक्षी वो अप्रैल में बिल लाए थे, वो बिल जो था वो गिर गया था, फिर वो पास नहीं हो पाया था, और अभी भी सरकार के पास में पर्याप्त समर्थन नहीं है। मैं देख रहा था मंच पे लाल किले के ऊपर, चलिए कांग्रेस पार्टी नहीं आई तो कम से कम शरद पवार की पार्टी आ जाती, डीएमके आ जाती, जिन लोग तमाम राजनीतिक दलों से जिनको सरकार को उम्मीद है वो लोग आ जाते, उसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ।
ये एक बड़ी देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ टेक्स टू टैंगो। अगर विपक्ष और सरकार में एक तरीके का शिष्टाचार का अभाव है तो उसके लिए विपक्ष दोषी है, लेकिन सरकार भी उतनी दोषी सर, है। पर वहाँ क्या चल रहा है वो तो हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुलाकातें इस तरह से हो रही हैं। आपने खासतौर से शरद पवार की पार्टी का जिक्र किया, तो वहाँ चल क्या रहा है वो पता नहीं है, क्योंकि एक दिन सरकार से बात होती है, एक दिन लेकिन एक चीज दिलचस्प है इसमें विजय जी, जो भी पारिवारिक शादी समारोह होते हैं वहाँ सब मेल मुलाकातें हो जाती हैं, वहाँ सब मिल जाते हैं। जनता भी ठगा हुआ सा महसूस करती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हुआ, महसूस करते हैं। मैं समझता हूँ वो बिहेवियर को जो ये सरकार तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ चलती है, मैं उसके निर्देश पे नहीं कह रहा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी ने कहा कि विपक्ष को प्रतिपक्ष की तरीके से देखे, दुश्मन की तरह से ना देखे जी। तो ये बिहेवियर जब शरद पवार जी के यहाँ जो सुप्रिया सुले जी के यहाँ शादी में दिखाई दे सकता है, तो संसद में क्यों नहीं दिखाई दे? संसद में भी हम प्रतिपक्ष के क्यों ना दिखाई दे? सर मैं तो ये भी कह रही हूँ, फिर स्वतंत्रता दिवस पर दिखना चाहिए, सारे विपक्ष के लोग आने चाहिए। अर्शी साहब ने भी कहा हम कोई भी इस पर सहमत नहीं होगा, लेकिन वो तो अभी गर्मी इतनी मानसून सेशन में दिल्ली में बारिश हो गई, लेकिन संसद के अंदर तो गर्मी बनी रही ना। पर विजय जी, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? दोनों की है, दोनों तरफ। इसमें दोनों पक्ष की है, दोनों पक्ष की आप अगर मुझे बुला रही हैं तो आपने मुझे किस पंक्ति में बिठाया है, जहाँ कैबिनेट रैंक का लीडर ऑपोजिशन का भी होता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई विपक्ष का मैं साथ नहीं दे रहा, लेकिन सरकार का भी प्रोटोकॉल की जो मान्यताएं हैं, आपने सबने देखा था यूपीए के समय अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज, उनको वहाँ क्या स्थान मिलता था, कहाँ बैठते थे, ये तमाम चीजें आपके पास फुटेज है, आप देख लीजिए। नहीं, ये दोनों के लिए जिम्मेदारी, कोई अकेला नहीं है कि प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है या सरकार की इस चर्चा को जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार थोड़ा सा विनम्र रहे इस चर्चा को तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प एक बार फिर दोहराया। भाषण का वो अंश आपको सुनवाते हैं। पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प दोहराया है। अब आज जब उन्होंने जो शक्ति की सप्तधारा की बात कही है, मेजर जनरल, जरा उस पर एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद एक तरह से एक पूरा खाका रखा है कि
इन दिशाओं में आगे बढ़ना होगा तो 47 का हम विकसित भारत की जो हमने एक संकल्प रखा है या एक सपना हम देख रहे हैं उसे पूरा कर पाएंगे। देखिए, मैं नीचे से बताता हूँ क्योंकि हम ऊपर से तो बात कर रहे हैं। उन्होंने बात किया सॉफ्ट पावर का, और सॉफ्ट पावर में आप भी आते हैं, जब हम लोग यहाँ बैठे हैं ये भी सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। दूसरा, ब्लू इकोनॉमी, ये पहली बार हुई। ब्लू इकोनॉमी की बात होती थी, ब्लू इकोनॉमी को जो समझते हैं, क्योंकि आज विश्व के अंदर में एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द ब्लू इकोनॉमी। यदि भारत को लक्ष्य लेना है कि $5 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन जाना है कई सालों में, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसको जब आपने ले डाउन कर दिया, इसके पहले कभी ले डाउन नहीं होता था। यदि 21 साल में हम नहीं जाते हैं तो इसको, यदि ये सरकार रह जाती है तो बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा। वो आने वाले युवा जब वहाँ पहुँचेंगे उस समय होंगे तो आप कहेंगे कि आपने ये अनाउंस किया था, आप नहीं पहुँचे तो आप फेल हो गए। ये तो सिंपल है ना। आप कहते हैं $18,000 एनुअल इनकम होना चाहिए, आज मेरे ख्याल से 1,500 है। यदि आप नहीं पहुंचते हैं तो यू आर ए फेलियर। बेंचमार्किंग और हम लोग करते हैं। देखिए, हम लोग, मैं उसके बाद आज जाऊँ तो उसके बाद आती है रक्षा शक्ति, जो आपने बात किया। उसमें उन्होंने 3 चीज़ को आइडेंटिफाई किया है। हाइपरसोनिक बहुत लोग नहीं समझते होंगे आपके दर्शक। हाइपरसोनिक का है कि 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड से चीज़ें होंगी, और हाइपरसोनिक जो भारत अचीव किया है 9 टाइम हम कर चुके हैं। इतनी फास्ट आप उसको कभी पकड़ नहीं सकते। और उन्होंने एक साइबर की बात की है। देखिए, जो चीज़ें आप देखते हैं जिसमें हम लोग कह रहे हैं ये जो ट्यूटर, ये सब साइबर का हिस्सा है, क्योंकि साइबर वॉरफेयर तो 2 चीज़ उन्होंने उसका गया। गति शक्ति की बात की है। गति शक्ति हम कहते हैं स्पीड। टुडे स्पीड, चाहे आप इंटरनेट में बैठिए, स्पीड डिपेंड्स। 5G की अब बात करते हैं, जब 1G में आप जाएंगे, स्पीड को यदि 10G ले जाइएगा, स्पीड एवरीथिंग, द स्पीड, द वे हम लोग स्पेस पे जा रहे हैं। एंड इंडिया, क्योंकि पहली बार नासा आपसे मांग रहा है कि हमें दो कि साउथ पोल में हम लैंड करें। देखिए, बड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद तकनीकी टेक्नोलॉजी, AI की बात की है। कृषि में फूड प्रोसेसिंग, उन्होंने एक खाद के ऊपर बात की है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होंगे खाद के ऊपर में, क्योंकि अभी तो हम लेते हैं बाहर से, चाहे वो हमारे मिडिल ईस्ट से आता हो या यूक्रेन उधर से, रशिया से आता है। मगर जब आप खुद करेंगे और उसकी टेक्नोलॉजी को बदलेंगे, बिकॉज जो चीज़ें हो रही हैं उसमें रेयर अर्थ मटेरियल का भी ज़रूरत है, तो हम पूरी चीज़ें, यूरिया हट रहा है, या मान के चलें जी, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और फिर मैन्युफैक्चरिंग तो ही है, तो इंडिया शुड बिकम द रूफ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और ये शिफ्ट हो रहा है, चाइना से इधर शिफ्ट हो रहा है, ये माने या ना माने। उन्होंने बताया कि मैं इवन मोबाइल 30 कंप्लीट करिएगा सर, हाँ कंप्लीट करिएगा। 30 टाइम्स